था वो था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पहले कुछ बातें अपने बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में जो भी अपने पढ़ी है उनके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद में अपने आगे बात करेंगे। देखो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनकी दो बातें अपने पहले पढ़ी थी। कौन कौन सी? इनको भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है। फिर एक चर्चा आपने की थी भी इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था और जन्म कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी अगर अपने से पूछे तो अपने बताएंगे भी इनका जन्म हुआ था चित पावन ब्राह्मण परिवार के अंदर। फिर अपने इनके पिता के बारे में बात की। पिता का नाम था रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र गंगाधर और तिलक। ठीक है, फिर अपने इनकी माता के संदर्भ में बात की। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की थी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे इनके बारे में बात आती है भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन किया 1890 के अंदर। 1890 और 1891 के अंदर एज ऑफ कंसेंट बिल जो आया था उसका विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आयु सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई थी लड़कियों की विवाह की? 10 से 12, जिनका जो है वो इन्होंने विरोध किया। फिर अपने चर्चा की 1893 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के अंदर अपने पढ़ा था भी अध्यक्षता करते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन के अंदर चर्चा ये हुई थी कि आईसीएस की जो परीक्षा की आयु है उसको बढ़ाकर कितने करने की मांग की गई? 21। कितनी? 21। फिर अपने चर्चा की कि उस परीक्षा को लंदन से भारत में आयोजित करवाने की मांग कब की गई थी? 1893 के लाहौर 1893 के लाहौर अधिवेशन। फिर अपने आगे बात की थी कि 1897 के अंदर पूना के अंदर जो है वो 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी और इनकी हत्या करने वाले व्यक्तियों के नाम मिलते हैं चापेकर बंधु। चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। अब इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि 3 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। किन किन के? दामोदर, बालकृष्ण और एक वासुदेव चापेकर। इन तीनों को जब फांसी दी गई थी तब इसका विरोध किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने जो है भारत का दुर्भाग्य के नाम से अपने पत्र के अंदर लेख लिखा था इनके समर्थन के अंदर। फिर अपने चर्चा की थी आगे और 1905 के अंदर जो है वो एक अधिवेशन हुआ था बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इस बनारस अधिवेशन के अंदर जो है वो इससे पहले हमने पढ़ लिया भी वंदे मातरम को जो है वो कांग्रेस ने अपने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। और इसके अलावा इसी अधिवेशन के अंदर जो है अध्यक्षता को लेकर के विवाद था और बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष बनने थे परंतु नहीं बने। फिर 1906 के अंदर अपने पढ़ा था कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर 3 शब्दों के ऊपर सबसे ज्यादा विचार किया गया, जोर दिया गया। वो कौन कौन से? स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। स्वराज, स्वराज शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की कि 1906 के अंदर ये डिसाइड किया गया भी 1907 का अधिवेशन आयोजित होगा नागपुर में, लेकिन छल कपट से उदारवादियों ने इसकी जगह चेंज करवा दी और ये जगह करवा दी गई कौन सी? सूरत। सूरत में अधिवेशन हुआ 1907 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। और इसी सूरत अधिवेशन के अंदर जो है वो अध्यक्ष पद के विवाद को लेकर के गर्म दल और नरम दल 2 गुटों में बंटे, जिनमें अगर अपनी बात करें भी गर्म दल के जो नेता हैं उनके बारे में बात करें तो गर्म दल के अंदर 3 व्यक्तियों के बड़े नाम हैं, लाल, बाल और पाल। जबकि नरम दल के अंदर जो है कई सारे व्यक्ति थे, जिनमें अगर अपनी बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। इसके अलावा जो है वो अगर अपने चर्चा करें तो मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी, दादा भाई नेरोजी, काफी व्यक्ति। अब क्या था कि 1908 के अंदर जो है 1908 के अंदर खुदीराम बोस ने जो है वो एक कांड किया था। यहाँ पर जो है अपने चर्चा की थी किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, और इसी खुदीराम बोस के समर्थन में जो है वो फिर से बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो लेख लिखे और इसके ऊपर जो है उन्हें 6 साल का कारावास हुआ। इससे पहले इन्होंने 1897 में जब जो है एम हस्ट और यहाँ पर अपने पढ़ा था भी जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी जब हत्या की गई थी पुणे के अंदर, तो भी इन्होंने लेख लिखा। तो तब तो उनको सजा हुई पहले 6 माह की,
और भारत के प्रथम राजनीतिक जो है यानी कि अपने कहें कैदी कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। फिर 1908 के अंदर इनको दोबारा से 6 साल की जेल हुई थी और इनको 6 वर्ष की जो जेल है वो काटने के लिए म्यांमार भेज दिया गया। वहां पर अपने पडावी मांडले जेल के अंदर इन्होंने 6 वर्ष का कारावास बिताया। फिर 1914 के अंदर छूट करके दोबारा जब भारत में आते हैं तो उल्लेख मिलता है भी 1916 के अंदर इन्होंने एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन के दौरान ही इनको जो है एक उपाधि मिलती है लोकमान्य। कौन सी उपाधि? लोकमान्य। और इन्होंने नारा दिया था भी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अब अपने आगे और चर्चा की थी कि 1916 के अंदर ही एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसी लखनऊ अधिवेशन के अंदर 3 गुट जो थे, जिनमें नरम दल और गरम दल और एक था मुस्लिम लीग, ये तीनों क्या हो चुके थे? एक। और इनको एक करवाने में मुख्य हाथ किसका था? बाल गंगाधर तिलक। इसीलिए इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब अपनी बात करें, लखनऊ के अंदर जो समझौता हुआ था इसमें 3 दल थे, नरम दल और गरम दल और एक थी मुस्लिम लीग। नरम दल गरम दल अलग अलग कब हुए थे? 1907 में, 1907। और पुनः एक कब हो गई? 1916। अब ये मुस्लिम लीग क्या है? तो इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि 30 दिसंबर 1906 को सर आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक अलग से पार्टी बनी भारत में जिसका नाम है मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग जो थी इसका मुख्यालय पहले हुआ करता था ढाका के अंदर, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, इस बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर भारत में स्वदेशी आंदोलन जो चला, इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर लगभग पूरे भारतीयों ने भाग लिया, लेकिन ढाका का नवाब जो है वो बंगाल विभाजन को स्वीकार कर लेता है और अगले ही साल 1906 के अंदर उसने अपनी एक नई पार्टी बनवा ली जिसका नाम है मुस्लिम लीग। उसके बारे में चर्चा करके आए। फिर अपने चर्चा की थी कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनका निधन 31 जुलाई 1920 को हो गया, 31 जुलाई 1920। और 1 जो है अगस्त से अपनी बात करें तो भारत में एक नया आंदोलन छिड़ना था, कौन सा? असहयोग, लेकिन जो है उसको डिले किया गया। आगे अपने चर्चा की थी कि जब इनका निधन हुआ था उस समय जो है वो 2 टिप्पणी आई थी। एक तो आई थी किसकी तरफ से? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था? इनको कहा था महात्मा गांधी ने भी आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी। जबकि एक टिप्पणी और मैंने आपको बताई थी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि जो कांग्रेस है उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने जो है वो बाल गंगाधर तिलक के नाम से जो है वो एक चंदा एकत्रित करेंगे और लोगों को राष्ट्रवाद के अंदर जो है वो लेकर आने के लिए इसका एक प्रकार से अपने सहयोग लेंगे। अब क्या था कि तिलक स्वराज्य कोष का गठन किया गया और इस तिलक स्वराज्य कोष के अंदर अपनी बात की थी भाई 1 साल के अंदर इन्होंने टारगेट रखा था भी अपने 1 करोड़ का चंदा जनता से वसूल करेंगे, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर ही जो है इनको जो है 1.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अब अपने इसके अलावा कुछ और बातें की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 2 समाचार पत्र निकाले गए थे, कौन कौन से? केसरी और मराठा। अगर अपने से पूछे भी मराठा जो समाचार पत्र है वो उसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, जिसको 1882 में संपादित करवाया। और 1881 के अंदर एक समाचार पत्र निकला केसरी, कौन सा? केसरी। केसरी के बारे में आपने पढ़ा था कि केसरी समाचार पत्र जो है इसने पूरे भारत में काफी प्रसिद्धि पाई। अब इनके बचपन का नाम था केशव। केशव के नाम से भी एक समाचार पत्र निकाला लेकिन वो उतना नहीं चला। अब इसके बाद में अपने आगे और चर्चा की थी कि बाल गंगाधर तिलक जो है इनको क्या कहा जाता है? लोकमान्य। क्या कहा जाता है? लोकमान्य। जबकि कुछ शब्द और हैं, जैसे अपने से पूछे लोकनायक किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में एक आंदोलन चला था, सर्वोदयी आंदोलन। याद रखना आप लोग, कौन सा? सर्वोदयी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और इसके अलावा 1 नेशन 1 पार्टी का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और इनको जो है इन्होंने एक रचना लिखी थी वाई सोशलिज्म के नाम से, ये अपने चर्चा की। फिर एक शब्द आता है लोकहितवादी। लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। कल मैंने आपको जब क्लास छोड़ी थी तो उस टाइम एक बात की थी भी अपने थोड़ी सी बातें बाल गंगाधर तिलक की और बची हुई है जिनको अपने कल चर्चा करेंगे, यानी कि आज। अब एक बार सुनना, बाल गंगाधर तिलक से जो है वो इनकी रचनाओं को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने इनके 2 उत्सव पढ़े थे, एक तो
गणपति उत्सव जो 1893 के अंदर, और एक अपने शिवाजी उत्सव 1895। भी लोगों को राष्ट्रवाद के अंदर जोड़ने के लिए इन्होंने दो उत्सव शुरू किए थे महाराष्ट्र के अंदर, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। दोनों के सन आपको याद होने चाहिए, 1893 में तो गणपति उत्सव और 1895 के अंदर शिवाजी उत्सव। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करो। देखो अगर अपनी बात करें इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में आगे और इनकी रचनाओं के बारे में, तो याद रखना आप लोग, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है गीता रहस्य। ये पेपर के अंदर बहुत बार आई है। क्या नाम है? गीता रहस्य। याद रखना, गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। फिर इसके बाद में जो है वो इन्होंने एक किताब लिखी थी, टीनेट्स ऑफ द टी पार्टी। क्या नाम है? टीनेट्स ऑफ द टी पार्टी। याद रखना, ये जो किताब है ये किताब भी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। दोबारा से बताना कौन कौन सी? गीता रहस्य, दूसरी टीनेट्स ऑफ द टी पार्टी। ये जो किताब है वो भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। फिर इसके बाद में अपने बात करते हैं तो एक किताब इन्होंने लिखी थी, एक किताब लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अब अपनी बात करें तो एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है अपने वैदिक काल। कौन सा काल है? वैदिक काल। और वैदिक काल में अपने पढ़ते हैं भी आर्य जो है, आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो कौन थे? आर्य। अब भारत में आर्यों के आगमन को लेकर के काफी सारे मत जो पेपर में पूछे जाते हैं। आर्यों के भारत में आगमन को लेकर के काफी सारे मत पूछे जाते हैं, जिसमें कई सारे मत हैं, मैं आपको बताऊं। वैसे अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपने को जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए भी ये जो आर्य थे इनका मूल निवास स्थान भारत नहीं था। अलग अलग मत आए, जिनमें अविनाश चंद्र झा का जो मत है वो कहते हैं भी ये लोग जो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। आपने मैक्स मुलर का नाम सुना होगा। मैक्स मुलर कहते हैं ये मध्य एशिया से चलकर आए थे, जबकि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी भारत के अंदर, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कहते हैं भी ये लोग जो है वो यानी कि गौर वर्ण के लोग हैं, ये लोग तिब्बत के मूल निवासी थे। कहाँ के? तिब्बत के। प्रोफेसर पेंका ने इनको जो जर्मनी के रूहर प्रदेश का निवासी बताया। और भी कई सारे मत है, जिनमें एक मत जो है वो आर्यों के भारत में आगमन को लेकर के दिया था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि ये जो लोग हैं ये लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी ध्रुव के निवासी। याद रखना, इनको उत्तरी ध्रुव के निवासी बताने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, किसके बारे में बात करें अपने, किन लोगों के बारे में बात करें हैं? वैदिक काल के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्यों के भारत में आने से लेकर के जो मत हैं उन मतों के अंदर इनको उत्तरी ध्रुव के निवासी बताने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। उल्लेख मिलता है भी वैदिक काल के अंदर 4 वेद हैं, जिनमें अपनी बात करते हैं कौन कौन से वेद? ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अलावा सामवेद है, और सबसे नवीनतम वेद रचा गया अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं, इन वेदों के अंदर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। और इसी ऋग्वेद के अंदर जो है वो एक शब्द मिलता है दीर्घकालीन उषा। कौन सा शब्द है? दीर्घकालीन उषा। यानी कि ऐसा स्थान जहां पर जो है वो यानी कि जो उषा यानी कि जो भोर है वो यानी कि बहुत ही लंबे समय तक रहती हो। और आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, जब अपने ग्लोब पढ़ते हैं तो अपने पढ़ते हैं भी उत्तर के अंदर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि आर्कटिक वर्ष से लेकर के जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री का, और नीचे अपने पढ़ते हैं भी अटलांटिक जो ध्रुव है, आर्कटिक जो ध्रुव है उससे लेकर के 90 डिग्री दक्षिण का। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यानी कि इसको दीर्घकालीन उषा नाम दिया गया। इसी शब्द से जो है वो इन्होंने कहा भी ये लोग जो है वो कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से, जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती हो। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी आपको बातें। तो ये जो 3 किताबें हैं, ये 3 किताबें अपने को और याद रखनी है। दोबारा से बता दीजिए कौन कौन सी? गीता रहस्य, टीनेट्स ऑफ द टी पार्टी, और तीसरा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। याद रखना, इसी किताब के अंदर इन्होंने जो है वो आर्यों को कहां के निवासी बताया? उत्तरी ध्रुव के निवासी। ये मत जो है वो किस किताब से लिया गया है, किस ग्रंथ से? तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उम्मीद करता हूं समझ आ गई बातें। अब अपने आगे चर्चा करते हैं अगले जो है यानी कि क्रांतिकारी नेता के ऊपर, जिनमें अपने बाल गंगाधर तिलक पढ़ लिया इससे पहले।
बाल गंगाधर तिलक से पहले अपने पढ़ा था बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी से पहले अपने पढ़ लिए वीर सावरकर। वीर सावरकर यानी कि तीन जो व्यक्तित्व है वो हमारे यहाँ पर क्लास के अंदर अपने चर्चा कर ली। अब अपने आगे चर्चा करते हैं विपिन चंद्रपाल की। किसकी चर्चा करते हैं? विपिन चंद्रपाल। याद रखना इनकी जो जीवनी है, इस जीवनी से जो है वो यानी कि अपने पहले ही बात कर ली भी, इनकी जीवनी से संबंधित अगर अपनी बात करें तो इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य या इनकी द्वारा जो है वो लिखी गई रचनाएं वो हमारे एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इनके जन्म वगैरह जो है वो अपने से ज्यादा पेपर में नहीं पूछते। फिर भी अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी है भी। विपिन चंद्रपाल जो है इनका नाम जो है वो दो व्यक्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है, एक तो लाला लाजपत राय और एक अपने पढ़ लिया बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा नाम आ गया विपिन चंद्रपाल, यानी कि लाल बाल और पाल। पहले तो अपने को पता होना चाहिए भी ये जो है इन तीनों का जो दल है वो किस में आता है, तो किस में आते हैं ये तीनों? गरम दल, जो कि यानी कि कांग्रेस के जो पुराने रूढ़िवादी नेता हैं जिनकी एक परंपरा रही थी भी अंग्रेजों के सामने अनुन्य विनय करो, उनके सामने याचना करो और उस याचना से जो है वो यानी कि अपनी मांगे पूरी करवाओ, उसके ये लोग खिलाफ खड़े हुए थे। क्योंकि इनको पता लग गया था कि कांग्रेस ने 1906 कांग्रेस जो है 1906 तक अपने अधिवेशन करती रही और समय समय पर जो है भारतीय जनता की मांग जो है वो कांग्रेस जो है वो यानी कि ब्रिटिश तक पहुंचाती रही, लेकिन उन्होंने ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो अंग्रेजों के नीचे भारतीय जनता को संभालने के लिए दो पार्टियां बन गई। एक तो इधर मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों का नेतृत्व कर रही है, और एक इधर जो है वो कांग्रेस, जिसको ज्यादातर इतिहासकारों ने हिंदुओं की पार्टी के नाम से पुकारा। अब क्या है कि जनता के अंदर दो गुट बड़े थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू, और उन्होंने जो है वो अपनी दो अलग अलग पार्टियां जो है वो चुन ली, एक तो कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। अब क्या है कि जनता कोई भी मांग अपनी जो है वो पार्टी तक पहुंचाती, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसकी संरचना क्या थी भी, जनता अपनी मांग पहुंचाएगी कांग्रेस तक, मुस्लिम अपनी मांग पहुंचाएंगे मुस्लिम लीग तक, और वो ऊपर जो है वो दोनों मिलकर के बातें पहुंचाएगी कहां तक? गवर्नर जनरल तक। और उनको अगर लगेगा तो वो बातें मानेंगे, अगर उनको नहीं लगेगा तो वो बात को नहीं मानेंगे, मांगे नहीं मानेंगे। अब क्या था कि पहले तो कांग्रेस एक ही पार्टी थी, तो अंग्रेजों के ऊपर जो कांग्रेस दबाव बना देती थी और उनसे जो काम करवा लेती थी। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग जब गठित हुई तो उसके बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों के काम करने बिल्कुल ही बंद कर दिए। कैसे? क्या मुस्लिम लीग वाले जब कोई अपनी मांग लेकर के जाते तो वो कहते भाई अभी हमारे पास में जो है कांग्रेस का काम पेंडिंग पड़ा है, उसको हम एक बार कर लें। कांग्रेस वाले कोई मांग लेकर जाते तो वो कहते भी मुस्लिम लीग की मांगे हैं, उनको एक बार अपने जो है यानी कि इन कामों के अंदर हम बिजी हैं। अब काम दोनों के नहीं हो रहे और दोनों को जो है यानी कि गठित करके यहाँ पर भारत में छोड़ दिया। तब बाल गंगाधर तिलक और इन्होंने कहा था, इनके साथियों ने भी, अनुन्य विनय से काम चलने वाला नहीं है, हमें जो है भारत के अंदर क्रांति करनी पड़ेगी, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये अंग्रेज जो है हमारी बातें सुनेंगे। तो इसी को जो है वो आगे जाकर के नाम दे दिया गया गरम दल, जो समायाचना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। और अपने बाल गंगाधर तिलक की एक टिप्पणी पढ़ के भी आए थे, जब अपने कांग्रेस की टिप्पणियां पढ़ रहे थे कांग्रेस पर, तो उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी था भी ऐसे बरसाती मेंढकों की तरह एक जगह पर एकत्रित होकर के टर्राने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें जो भारत के अंदर जो है यानी कि मांगे मनवाने के लिए खुद को ही जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अब अपने विपिन चंद्रपाल की चर्चा करें तो विपिन चंद्रपाल का जो जन्म है वो हुआ था 7 नवंबर को। कब हुआ था? 7 नवंबर 1858 को हुआ था। और इनका जन्म हुआ था बंगाल में। कहां पर हुआ था बोलो? बंगाल। बंगाल के अंदर भी अगर अपने से पूछे तो अब एक जिला है हबीबगंज, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। जन्म हुआ कब था? 7 नवंबर 1858। कहां पर हुआ था? बंगाल के हबीबगंज में। अब अपने आगे और बात करें तो इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम है रामचंद्र पाल। क्या नाम है? रामचंद्र पाल। और इनकी माता जो है, माता के बारे में उल्लेख मिलता है, माता का नाम था नारायणी देवी। माता का नाम क्या था? नारायणी देवी। अब अपने आगे चर्चा करें तो विपिन चंद्रपाल जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बंगाल में ही पूरी हुई। ठीक है, बंगाल के ही स्कूल के अंदर इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी होती है। आगे उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अध्ययन किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। कौन से कॉलेज में? प्रेसिडेंसी कॉलेज।
प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर इन्होंने अध्ययन करने के लिए, जो उच्च शिक्षा के अंदर अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया था। अब इसके बाद में अपने आगे और चर्चा करें तो आगे और अगर अपनी चर्चा करें तो अपने जो है इससे पहले पढ़ के आए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वहां पर भी मैंने आपको बताया था भी प्रेसिडेंसी कॉलेज से पहली बार बीए पास करने वाले भारतीय कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब पास की थी? तो 1857 में। मैंने बकायदा आपको वहां पर सन भी बताया था। अब इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक करने वाले भारतीय थे कौन? कौन थे? विपिन चंद्रपाल। आगे उल्लेख मिलता है इनके बारे में भी इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का क्या हो गया? निधन। पत्नी का क्या हो गया? निधन। और पत्नी के निधन होने के बाद में इन्होंने जो है एक विधवा से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? विधवा से विवाह किया था, यानी कि पुनर्विवाह के रूप में इन्होंने विवाह किससे कर लिया? विधवा से। क्यों? क्योंकि जो है वो अगर अपनी बात करें विपिन चंद्रपाल की, तो विपिन चंद्रपाल जो है ये जुड़ चुके थे किससे? जुड़ गए किससे? ब्रह्म समाज से। किससे जुड़ गए? ब्रह्म समाज से। यानी कि ब्रह्म समाज से जुड़ करके इन्होंने जो है वो एक विधवा से जो है वो क्या कर लिया? विवाह। और उस समय की अगर अपने बंगाल की स्थिति देखें तो भारत के अंदर उस समय बंगाल जो था वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से बहुत ही ज्यादा जकड़ा हुआ था। बंगाल के अंदर सती प्रथा, विधवा से पुनर्विवाह न करने के जो है वो, अगर इसके बाद अलावा अपनी बात करें दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये बहुत ही ज्यादा जो है यानी कि कुप्रथाएं बंगाल में प्रचलित थी। अब क्या था कि ये जो है यानी कि इनका जन्म तो हुआ था एक वैष्णव परिवार में। जन्म किस परिवार में हुआ था? वैष्णव परिवार में और संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब क्या था कि जैसे ही इन्होंने विधवा से विवाह किया उस समय क्या है कि इनका समाज ही इनसे खिलाफ हो गया, जिसके कारण इनको कुछ समय के बाद में अपना परिवार छोड़ करके जो है वो दूर जाना पड़ा। इन्होंने अपने परिवार को क्या कर दिया? छोड़ दिया, परिवार को त्याग दिया। अब क्या है कि ब्रह्म समाज की अगर अपनी चर्चा करें तो ब्रह्म समाज के बारे में भी कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अपने सिलेबस के अंदर राजा राम मोहन राय हैं, वहां पर अपनी और भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर एक बार जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की अगर अपनी चर्चा करें तो ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1815। लेकिन 1815 में इसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। थोड़ा सा बोल लेना मेरे साथ साथ में, क्या नाम था? आत्मीय सभा। स्थापना कब की गई थी? 1815। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। अब क्या था कि आत्मीय सभा जो है ये स्थापित तो की गई 1815। बाद में इनके साथ में जुड़ते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम है? देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इनके साथ में जुड़े और इन्होंने जो है वो इस आत्मीय सभा का नाम बदल करके 1828 में कर दिया ब्रह्म समाज। क्या कर दिया? ब्रह्म समाज। दोबारा से सुन लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना पहले किस नाम से हुई थी? आत्मीय सभा। स्थापित करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब हुई थी? 1815 में। बाद में इनके साथ में जुड़ते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और इनके जुड़ने के बाद में इन्होंने नाम बदल कर क्या कर दिया? ब्रह्म समाज। कब कर दिया? 1828। अब आगे इसके बाद में अपनी और चर्चा करें तो राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में आगे जाकर के एक व्यक्ति और जुड़े जिसका नाम है केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। अब क्या है, केशव चंद्र सेन भी इनके साथ में मिल गए, लेकिन थोड़े टाइम बाद में केशव चंद्र सेन के साथ में इनका मतभेद हो गया, जिसके कारण केशव चंद्र सेन ने 1866 के अंदर एक नवीन जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस संस्था का नाम रख दिया भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। दोबारा से सुन लीजिए, अपने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, इसके कार्य अपने पढ़ेंगे, जिससे आगे जाकर के जुड़े कौन थे? विपिन चंद्रपाल। अब अपनी बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना आत्मीय सभा के नाम से हुई। कब हुई? 1815। इसमें साथ में जुड़े राजा राम मोहन राय के साथ में देवेंद्र नाथ टैगोर और जुड़ करके इन्होंने आगे नाम बदल कर दिया ब्रह्म समाज। आत्मीय समाज का नाम क्या कर दिया? ब्रह्म समाज। कब कर दिया? 1828। फिर इनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़ा जिसका नाम है केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन का इनके साथ में मतभेद हुआ और मतभेद के बाद में इन्होंने एक नए जो है यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो कब हुई थी? 1866।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। लेकिन आत्मीय सभा का जो गठन है वो कब किया गया? 1815। अब क्या था कि इस ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई है, जितनी भी रूढ़िवादी जो यानी कि कुप्रथाएं हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना, लोगों को जो है वो चेताना ही इसका जो मुख्य उद्देश्य था। अब क्या है कि इसी के सदस्य रहे थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अंग्रेजों पर दबाव बनाया और 1829 के अंदर आपने पढ़ा, पहले अपने 1857 की क्रांति के कारणों के अंदर पढ़ा भी, भारत में जो सती प्रथा पर रोक लगवाने में मुख्य हाथ किसका था? राजा राम मोहन राय। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो अंग्रेजों से 1856 के अंदर अपने लॉर्ड कैनिंग को पढ़ा था। 1856 के अंदर विधवा के पुनर्विवाह का भी एक्ट पारित करवा दिया। कब? 1856। अब क्या है कि जब विधवा से विवाह किया तो समाज में इनकी निंदा की गई, लेकिन इन्होंने समाज की परवाह न करते हुए जो है वो अपने एक प्रकार से कार्य को संपन्न करने के लिए कहें या जो लोगों के अंदर जागरूकता लेकर आने के लिए इन्होंने जो है हट करके एक विधवा से विवाह किया। अब उल्लेख मिलता है, एक लाइन आती है भी, बताइए बंगाल में पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? बंगाल में पुनर्जागरण के आधार स्तंभ कौन माने जाते हैं? यह शब्द आता है आधार स्तंभ। तो यहां पर अपने एक ही नाम बताएंगे, किसका? विपिन चंद्रपाल। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। बंगाल के अंदर पुनर्जागरण के आधार स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो विपिन चंद्रपाल। अब क्या है कि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, फिर जो है वो ये आगे जाकर के जुड़ते हैं लाला लाजपत राय के साथ में, जो उस समय पंजाब के बड़े अग्रणी नेता थे। और उसी समय इनकी मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से, यानी कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के अंदर इन दोनों के जो विचार है वो इनको पसंद आए और इनकी जो टुकड़ी है वो बनी, जिसे अपने जो है वो यानी कि लाल बाल पाल की टुकड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब एक अपने पढ़ा था कि 1905 के अंदर भारत के अंदर बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भारत में एक आंदोलन छिड़ा जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। तो जैसे कि अपने बाल गंगाधर तिलक को पढ़ के आए थे भी, स्वदेशी आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में एक थे बाल गंगाधर तिलक, उसी प्रकार से स्वदेशी आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में दूसरा नाम किसका था? विपिन चंद्रपाल। किसका नाम बताएंगे? विपिन चंद्रपाल। अब जैसे कि हमने बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा तो वहां पर जो है वो लास्ट में एक ही बात निकल के आई, इनकी जितनी भी किताबें हैं उनका अपने को रट्टा मारना है। उसी प्रकार से विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में भी अपनी बात करते हैं तो इन्हें कहा गया है बंगाल के अंदर पुनर्जागरण के आधार स्तंभ। और बंगाल के अंदर लोगों को एक नवीन चेतना की ओर लेकर जाने के लिए इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया। तो वो किताबें और जो समाचार पत्र हैं वही इस व्यक्तित्व के अंदर जो महत्वपूर्ण अपने बिंदु रहेंगे। अब इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से समाचार पत्र हैं, थोड़ा सा सुनना। अब अपनी बात करते हैं सबसे पहले इनकी रचनाओं की, भी इनकी जो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो थोड़ा सा अपने देखते हैं भी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले अपने चर्चा करें तो इन्होंने एक जो है यानी कि रचना लिखी थी जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस। और फिर एक किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी इंडियन नेशनलिज्म। क्या नाम है? इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, दोबारा से बताना, पहली किताब कौन सी है? इंडियन इंडिपेंडेंस। दूसरी किताब कौन सी है? इंडियन नेशनलिज्म। क्या नाम है? इंडियन नेशनलिज्म। फिर अपनी बात करते हैं आगे और, तो एक किताब इन्होंने लिखी थी नेशनलिज्म रिफॉर्मर। नेशनलिज्म रिफॉर्मर। ठीक है, दोबारा से बताना, एक पहली किताब कौन सी? इंडियन इंडिपेंडेंस। दूसरी कौन सी? इंडियन नेशनलिज्म। तीसरी नेशनलिज्म रिफॉर्मर। फिर इस एक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ये किताब भी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? विपिन चंद्रपाल। दोबारा से बताना, पहली किताब कौन सी है? इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? इंडियन इंडिपेंडेंस। दूसरी किताब इंडियन नेशनलिज्म। तीसरी किताब नेशनलिज्म रिफॉर्मर। और चौथी किताब स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन।
फिर एक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी सोल ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सोल ऑफ इंडिया। देखो सीधी लाइनें आएगी, बताइए सोल ऑफ इंडिया किताब के जो है वो लेखक कौन है? तो कौन है? विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल। एक बार दोबारा बताना, पहली किताब कौन सी है, और दूसरी किताब कौन सी है, और तीसरी किताब, चौथी किताब और पांचवी किताब सोल ऑफ इंडिया। एक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी बेसिस ऑफ इंडियन रिफॉर्मर। बेसिस ऑफ इंडियन रिफॉर्मर, ये जो किताब है ये किताब भी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? विपिन चंद्रपाल। क्या नाम है इस किताब का? बेसिस ऑफ इंडियन रिफॉर्मर। ये किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? विपिन चंद्रपाल। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो इनके द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई थी स्टडीज इन हिंदुइज्म। स्टडीज इन हिंदुइज्म, ठीक है। ये किताब भी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? विपिन चंद्रपाल। एक बार दोबारा देखना, पहली किताब इंडियन इंडिपेंडेंस, दूसरी इंडियन नेशनलिज्म, तीसरी नेशनलिज्म रिफॉर्मर, चौथी स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, फिर पांचवी सोल ऑफ इंडिया, छठी बेसिस ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर, और सातवीं स्टडीज इन हिंदुइज्म। और एक किताब इन्होंने लिखी थी द न्यू स्पिरिट। ये जो किताब है ये द न्यू स्पिरिट के नाम से ये भी किसने लिखी थी? विपिन चंद्रपाल। एक बार दोबारा बताना, पहली किताब इंडियन इंडिपेंडेंस, दूसरी इंडियन नेशनलिज्म, तीसरी किताब नेशनलिज्म, और चौथी स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, पांचवी सोल ऑफ इंडिया, छठी बेसिस ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर, और सातवीं किताब स्टडीज इन हिंदुइज्म, और आठवीं द न्यू स्पिरिट। ये जो किताबें हैं, ये जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? विपिन चंद्रपाल। ये 8 तो इनकी क्या रहेगी? मुख्य किताबें, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और भी हैं, लेकिन मुख्य 8 किताबें आपको ये याद रखनी है। फिर अपने चर्चा करते हैं भी इनके द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखना आप लोग, एक इन्होंने समाचार लिखा था, समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है प्रतिदर्शन। क्या नाम है? प्रतिदर्शन। प्रतिदर्शन जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? विपिन चंद्रपाल। फिर जो है वो अपनी बात करते हैं, तो एक समाचार पत्र निकाला था इंडियन रिव्यू। क्या नाम है? इंडियन रिव्यू। पहला समाचार पत्र कौन सा देखा? प्रतिदर्शन। दूसरा कौन सा? इंडियन रिव्यू। फिर अपनी बात करते हैं, तो एक इन्होंने समाचार पत्र निकाला लाहौर व्यूज। क्या नाम है? लाहौर व्यूज। लाहौर व्यूज के नाम से जो समाचार पत्र निकला वो भी किसने निकाला था? विपिन चंद्रपाल। फिर अपनी बात करें तो बंगाल के नाम से बंगाल आगे इन्होंने निकाला था सिविल सर्विसेज। बंगाल सिविल सर्विसेज। ये जो समाचार पत्र है ये भी किसके द्वारा निकाला गया था? विपिन चंद्रपाल। दोबारा देखना, पहला कौन सा? प्रतिदर्शन, दूसरा इंडियन रिव्यू, तीसरा लाहौर व्यूज, चौथा बंगाल सिविल सर्विसेज। फिर इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। ये जो है वो एक प्रकार से ये एक पत्रिका निकाली गई थी इनके द्वारा। क्या निकाली गई थी? एक पत्रिका। एक बार ही निकाली गई थी ये पत्रिका, चाहे तो कई किताबों के अंदर तो इसको इसकी रचना के अंदर लिखा गया है, और कईयों के अंदर जो है एक प्रकार से पत्रिका के नाम से जो है अलग से लिखा गया है। तो आपको याद रखना है भी समाचार पत्रों के अंदर एक बार एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, किस नाम से? द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? विपिन चंद्रपाल। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं, तो इनके द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है बंगाल। क्या नाम है? बंगाल, यानी कि सॉरी बंगाली समाचार पत्र है। समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाली। क्या नाम है? बंगाली। फिर अपने एक चर्चा करें तो अपने पढ़ के आए थे वंदे मातरम। क्या पढ़ के आए थे? वंदे मातरम। वंदे मातरम को की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब की थी रचना? 1874।
मैंने आपको बताया था 1872 के अंदर तो बंग दर्शन इनकी पत्रिका निकली थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। और वंदे मातरम की यानी कि वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब की गई थी? 1874। लेकिन वंदे मातरम के नाम से भारत में पत्रिका चलाने वाले, समाचार पत्र चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे? विपिन चंद्रपाल। कौन थे? बोलो। विपिन चंद्रपाल। एक बार दोबारा देखिए समाचार पत्र कौन कौन से हैं। प्रतिदर्शन, इंडियन रिव्यू, तीसरा लाहौर, चौथा बंगाल सिविल सर्विसेज, और पांचवा द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। एक बार निकाली गई क्या थी इनकी? एक पत्रिका। फिर एक अपने पढ़ा बंगाली, एक अपने पढ़ा वंदे मातरम, और एक समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया था डेमोक्रेट। कौन सा? डेमोक्रेट। डेमोक्रेट नामक समाचार पत्र भी किसके द्वारा छापा गया था? विपिन चंद्रपाल। एक डेमोक्रेट इनके द्वारा निकाला गया था, और एक इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया था इंडियन डेमोक्रेट निकाला गया था, और एक जो इंडियन इंडिपेंडेंस, तो शायद मैंने आपको रचना के अंदर बता दिया होगा ना। हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये जो ये भी एक प्रकार से एक बार निकली ही एक पत्रिका थी। एक बार निकली ही इनकी क्या थी? एक पत्रिका। कहीं पर रचना में लिखा गया है, कहीं पर समाचार पत्र में लिखा गया है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए भी ये जो रचनाएं है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विपिन चंद्रपाल। एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए। पहला कौन सा? इंडियन इंडिपेंडेंस, जो एक बार निकाली गई क्या थी? एक पत्रिका। इसके अलावा द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी भी एक बार निकाली गई क्या थी? पत्रिका। दूसरा अपने इनकी रचना में पढ़ा इंडियन नेशनलिज्म। तीसरा नेशनलिज्म रिफॉर्मर। चौथा स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर अपने पढ़ा सोल ऑफ इंडिया, बेसिस ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर, और स्टडीज इन हिंदुइज्म। और फिर अपने लास्ट में पढ़ी है कौन सी? द न्यू स्पिरिट। ये जो रचनाएं हैं वो किसकी है? विपिन चंद्रपाल। इसके अलावा अपनी बात की भी इनके द्वारा छपने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी, समाचार पत्र कौन कौन से। समाचार पत्र में अपने कौन कौन से पढ़े? प्रतिदर्शन, इंडियन रिव्यू, लाहौर व्यूज, बंगाल सिविल सर्विसेज, द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। कहीं पर क्या लिखा गया? पत्रिका, और कहीं पर इसको लिखा गया है इनकी एक रचना। ठीक है, रचना भी आ सकता है पेपर के अंदर, और पत्रिका भी आ सकता है। एक बार ही निकली है, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया एक बार ही निकला। अब आगे इनके अलावा कौन कौन से हैं? बंगाली, वंदे मातरम, और एक नाम है डेमोक्रेट। क्या नाम है? डेमोक्रेट। ये जो समाचार पत्र हैं वो किसके द्वारा प्रकाशित थे? तो विपिन चंद्रपाल। आगे अपने चर्चा करें विपिन चंद्रपाल की, तो याद रखना, देखो महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था, अपने पढ़ते हैं 1915। 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, और अपने पढ़ते हैं अभी 1893 के अंदर महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका अपनी पढ़ाई के लिए गए। भी भारत से बाहर कब गए? 1893। वापस कब आए? 1915। अब अपनी बात करें विपिन चंद्रपाल की, तो विपिन चंद्रपाल जो है वो राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव कब तक रहे? 1890 से लेकर के अपने कह सकते हैं 1915-20 तक। अब क्या है कि महात्मा गांधी के साथ में इनका ज्यादा कोई जो कार्य क्षेत्र नहीं था, परंतु फिर भी इतिहासकार कहते हैं भी भारत के अंदर महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा विरोधी कोई रहे हैं, सबसे ज्यादा कोई विरोधी नेता थे, तो वो विरोधी नेता कौन थे? तो विपिन चंद्रपाल। दोबारा से बता देता हूं आपको, भी महात्मा गांधी के साथ में इनका ज्यादा कोई जुड़ाव नहीं रहा, और ना ही इन्होंने महात्मा गांधी के साथ में मिलकर कोई आंदोलन चलाया। फिर भी उल्लेख मिलता है भी महात्मा गांधी जब तक भारत में नहीं आए थे तब भी इन्होंने विरोध किया था महात्मा गांधी का, और जब ये भारत में आ गए थे और आने के बाद में जो कार्य इन्होंने शुरू किए थे उनका भी विरोध किया था किसने? विपिन चंद्रपाल। लाइन आएगी भी महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा विरोधी जो यानी कि राजनीतिक नेता कौन थे? तो विपिन चंद्रपाल। आगे अपने चर्चा करते हैं, तो अपने बात पढ़ी थी भी 31 जुलाई 1920। 31 जुलाई 1920 बाल गंगाधर तिलक का क्या हो चुका था इस दिन? निधन। बाल गंगाधर तिलक का इस दिन क्या हुआ था? निधन। और इसी दिन जो है वो विपिन चंद्रपाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। याद रखना, विपिन चंद्रपाल ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? तो 1920 के अंदर। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद में इन्होंने अपने आप को जो राजनीति से अलग कर लिया, परंतु ये राजनीतिक मुद्दों के ऊपर समय समय पर अपने विचार रखते रहे और अपनी टिप्पणियां करते रहे। अब उल्लेख मिलता है भी आगे जाकर के इन्होंने जो है अपना जीवन जो है एकांत में बिताया था, और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हो गई
20 मई 1932 को, 20 मई 1932 ये जीवनी है किसकी? विपिन चंद्रपाल। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप लोगों को जो 10-12 जो किताबें मैंने आपको बताई है, जो समाचार में पत्र मैंने आपको बताए हैं, यही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक लाइन मैंने आपको ये बता दी भी गांधी जी के सबसे ज्यादा जो विरोधी नेता थे वो कौन थे? विपिन चंद्रपाल। एक लाइन आपको ये याद रखनी है भी विपिन चंद्रपाल जो है वो किस समाज के साथ में जुड़े थे? ब्रह्म समाज। किस समाज के साथ में? ब्रह्म समाज। जिसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कब स्थापना हुई थी? 1815। किस नाम से? आत्मीय सभा। फिर इसको बदल करके ब्रह्म समाज में कब चेंज किया गया? 1828। फिर इनके साथ में जुड़े देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1866 में अपनी एक नया जो समाज बनाया जिसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम है? भारतीय ब्रह्म समाज। एक बार दोबारा से अपने जो इनकी जीवनी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1858। कहां पर? बंगाल के अंदर हबीबगंज में। अब आप अपने आगे पढ़ा, पिता का नाम है रामचंद्र पाल, माता का नाम है नारायणी देवी। बंगाल में पुनर्जागरण के आधार स्तंभ कौन रहे? विपिन चंद्र पाल। फिर अपने पढ़ा भाई पत्नी के निधन के बाद में किससे विवाह किया? विधवा से, जिससे इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया और इन्होंने जो घर परिवार छोड़ करके राजनीति में काम किया। किसके साथ में मिलकर? लाल और बाल। अब इसके बाद में अपने पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में भी, ब्रह्म समाज से जुड़े और इन्होंने जो धार्मिक जो कुरीतियां हैं जिनमें छुआछूत है या दहेज प्रथा है या फिर जो बाल विवाह है या जो विधवा पुनर्विवाह है उसका ये लोग समर्थन करते रहे, कुरीतियों के खिलाफ खड़े रहे। आगे अपने इनके रचनाएं पढ़ी कौन कौन सी? इंडियन इंडिपेंडेंस, दूसरी इंडियन नेशनलिज्म, तीसरी नेशनलिज्म रिफॉर्मर, चौथी स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूं, ये जो किताब है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में सोल ऑफ इंडिया, बेसिस ऑफ इंडियन रिफॉर्मर और स्टडीज इन हिंदुइज्म। क्या नाम है? स्टडीज इन हिंदुइज्म और द न्यू स्पिरिट। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा की इनके द्वारा क्या निकाले गए थे समाचार पत्र। फिर इसमें कौन कौन से? प्रतिदर्शन, इंडियन रिव्यू, लाहौर व्यूज, बंगाल सिविल सर्विसेज, द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, जो इनकी एक बार लिखी गई क्या थी? पत्रिका, जिसको कई बार किताब में भी लिखा जाता है। फिर एक बंगाली वंदे मातरम, डेमोक्रेट और एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला था हिंदू व्यूज। क्या नाम है? हिंदू व्यूज। तो कुल मिलाकर के ये इनके समाचार पत्र रहे। फिर अपने चर्चा की आगे भी महात्मा गांधी का बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ? 31 जुलाई 1920। और उसके बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अलग रहते हुए इन्होंने अपने विचार जो दिए और इनकी मृत्यु कब हो गई? 20 मई 1932। बस समझ आ गई बात सारी? ठीक है, तो आज जो है वो यानी कि अपने इन तीनों टॉपिकों की पीडीएफ डाल देंगे। कौन कौन से? वीडी सावरकर, दूसरा अपने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक और एक अपने पढ़ लिया बंकिम चंद्र चटर्जी। ऐप में जो है वो अपने पीडीएफ डाल देंगे और आप लोगों को जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो? हाँ, बुक सारी इंग्लिश में ही है सर। जो बुक्स इंग्लिश में थी वो मैंने आपको इंग्लिश में बता दी, जो हिंदी के अंदर है तो वो हिंदी के अंदर याद करनी है। याद आपको इसी नाम से ही करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका मतलब है याद हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको बतानी नहीं है, आपके तो पेपर के अंदर वो लिख के देगा आपको, और आपको तो जो है उसमें से छांटनी है ना भी। वो इतना ज्यादा टफ काम नहीं है, 2-4 बार 5 बार लिख लिख के इनको याद करोगे ना तो हो जाएगी। अब देखो एक तो अपने विपिन चंद्र पाल पढ़ा, तो इनके अंदर भी आपको पता लग गया भी इनकी जो रचनाएं अपने को पढ़नी पड़ेगी। उसी प्रकार से अपने पीछे बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको 30-32 जो यानी कि किताबें बताई थी उनकी। वो एक एक किताब इंपॉर्टेंट है, उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन वो किताबें आपको काफी इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेगी। वीडी सावरकर को जब अपने पढ़ा तो वहां पर भी उनकी कई रचनाएं मैंने आपको बताई थी, वो रचनाएं भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुल वीर सावरकर के द्वारा 38 किताबें लिखी गई, जिनमें से अपने को 5 या 7 किताबें जो मैंने आपको क्लास में बताई थी वो किताबें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अब देखो डेली की क्लास जो है ना अपने चलती है, तो उससे ये फायदा मिलता है कि अपने को डेली का जो है वो एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो करना होता है। अब जैसे आपने यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास लगा ली 1 घंटे, तो 1 घंटे के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, और इस टॉपिक को जब भी आप जीवन में पढ़ोगे तो आपको एक पता होगा भी इसके अंदर मुझे क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। समझ गए ना मेरी बात?
भी अपने जब क्लास में एक बार चर्चा कर ली, आपकी आंखों के सामने से निकल गया, जब भी आप किताब लेके बैठोगे तो आपको पता होगा भी इस टॉपिक में मुझे ये बिंदु निकाल करके रटने पड़ेंगे और ये चीजें समझने वाली थी जो मैंने क्लास में समझ ली। तो ये रटने वाली बातें तो देखो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा किसी प्रकार से, चाहे इनकी कोई ट्रिक बना लेना, चाहे इसके कोई और थॉट बना लेना, चाहे लिख लिख के याद कर लेना, ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा, निश्चित तौर से करना पड़ेगा अगर अपने को जो है यानी कि सफलता लेनी है पेपर के अंदर। देखो अपना टारगेट ये है अभी 75 नंबर का अपना जो 75 क्वेश्चन इसमें आएंगे अपने फर्स्ट पेपर के अंदर। हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे भारतीय इतिहास में से, राजस्थान के इतिहास में और कल्चर में से, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन अपने राजस्थान की जियोग्राफी में से आएंगे। तो 23 क्वेश्चनों के ऊपर अगर अपने जो है यानी कि शिद्दत से काम करेंगे ना, तो अपना टारगेट ये होना चाहिए भी 23 में से 22 भी अपने ना हो, 23 के 23 यहाँ पर अपने को पेट करने हैं, ठीक है। क्योंकि इतना मत्था अपने मार रहे हैं, ठीक है, डेली का आप लोग क्लास रूटीन में लगा रहे हो, डेली का मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो अपने को ये होना चाहिए भी इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। और निश्चित तौर से आप जो है कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, चाहे आप लोग कोई बुक पढ़ लेना, जो बुक सब्जेक्ट की है उस बुक का तो मैं कही नहीं सकता, लेकिन फर्स्ट पेपर के ऊपर आधारित जो भी आज गाइड मार्केट के अंदर है, उस गाइड के अंदर आपको इतनी बातें नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको क्लास के अंदर बता रहा हूं। तो निश्चित सी बात है अपने घेराबंदी करके काम कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। जब अपने एक एक जो है यानी कि इनके व्यक्तित्व की एक एक बात को छान के जब अपने देख लिया तो नितार निकल के यही बातें आती है और इनसे बाहर कोई लाइनें उठती नहीं है पेपर के अंदर। बढ़िया तरीके से जुटे रहना। देखो आप लोग अब संख्या के अंदर अब कम हो सकते हो, लेकिन जैसे ही भर्ती आएगी ना तो जो है यानी कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तैयारी करने वालों की संख्या ये अचानक से 10 गुना 20 गुना हो जाती है जब भर्ती आती है तो। और ये हमने देखा भी है, पीछे जो है यानी कि जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया है हर भर्ती के अंदर। तो अपने को जो है एकदम बिल्कुल शांति से जो है काम करके चलना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, अपना जो काम है वो सीरियसली करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा परंतु सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। धन्यवाद।